Now, for the second law of motion, we have to study few quantities first. जैसे हमने फर्स्ट लॉ के लिए इनर्शिया को स्टडी किया था, वैसे ही हम सेकेंड लॉ के लिए नई स्टडी स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट हम कुछ क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस होते हैं। ऐसी पहली क्वांटिटी है मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और जो मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी भी है। ये मास और वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट के पास दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण एक प्रॉपर्टी आ गई और इस प्रॉपर्टी को हम कहा करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम लूजली आप कह सकते हैं दिस इज इफेक्ट ऑफ मोशन। इफेक्ट ऑफ मोशन, क्योंकि मोशन होगा तो मोमेंटम होगा। तो ये इफेक्ट ऑफ मोशन किसके पास होता है? तो आंसर है ये उस बॉडी के पास होता है जिसके पास मोशन होता है। इफेक्ट ऑफ मोशन। ओके, ये उस बॉडी के पास जिसके पास मास और वेलोसिटी होती है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम, बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी, ए बॉडी इज एबल टू अप्लाई द फोर्स। ये उसका एक रीजन होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल स्टडी व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज possessed बाय ए मूविंग बॉडी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या करती है? तो आंसर है ये अपने इफेक्ट से फोर्स क्रिएट करती है। ओके, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस क्वांटिटी? वी कैन ऑल्सो कॉल इट इफेक्ट ऑफ मोशन। दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर इज ए काउंट ऑफ दिस क्वांटिटी। हाउ मच इज दिस? Mass multiplied by velocity, that gives the quantity momentum. Mass into velocity, ये momentum बनेगा। तो इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे, इसलिए हमने इसका एक सिंबल बना लिया एंड दैट सिंबल इज P। नाउ वी स्टार्ट रियलाइजिंग इट। इसको डिफाइन करना शुरू करते हैं। Momentum is a physical quantity contained by a moving object. It is counted as mass times velocity, mass multiplied by velocity. Okay. Now, is this quantity a scalar quantity or a vector quantity? Answer, it's a vector quantity. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड m इंटू v। तो डायरेक्शन कौन सी है? तो आंसर है इन दोनों को देखिए, इसमें m तो स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो v के पास डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड वी कैन नाउ राइट इट p is equal to m into v. This is momentum. Or simply we can write it p is equal to mv. So this is momentum. Momentum के बारे में क्या स्पेशल है? This is momentum of a particle. Now there is a difference between a particle and a system. Particle is single point. System, this is a combination. Combination of particles. तो एक सिस्टम में बहुत सारे मेंबर होते हैं। अब एक सिस्टम मूव कर सकता है, सिंगल पार्टिकल भी मूव कर सकता है। तो देखिए हमारा फैन चल रहा है, इस फैन में 3 ब्लेड हैं, बीच में एक मोटर है। ये पूरा एक सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है।
हम कार में जा रहे हैं तो कार में सीट है, स्टीयरिंग है, हमारी बॉडी है, कार की बॉडी है, इंजन है. दिस कंप्लीट मेक्स वन सिस्टम एंड द सिस्टम इज मूविंग. नाउ ये जो क्वांटिटी है mv, दिस बिलोंग्स टू ए पार्टिकल एज वेल एज ए सिस्टम. दोनों का हो सकता है. दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? तो दोनों का रिलेशन बहुत आसान है. पूरा सिस्टम एक डेफिनेशन रखता है, वो ये है कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी होगी, तभी हम उसको एक सिस्टम कहेंगे. अब एक सिस्टम में एक पार्टिकल है, उसका मास m1 है, दूसरे उसकी वेलोसिटी v है. दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, उसकी वेलोसिटी v है. तीसरे पार्टिकल का मास m3 है, उसकी वेलोसिटी भी v है, क्योंकि सब एक ही सिस्टम में. तो टोटल मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा? तो याद रखिए, टोटल मोमेंटम सिंपल, सबका सम होगा. क्यों? क्योंकि सबकी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है. अगर एक डायरेक्शन में नहीं होगी तो सिंपल सम नहीं होगा. इट इज ए वेक्टर सम. इट इज ऑलवेज ए वेक्टर सम. लेकिन जब स्ट्रेट लाइन में एक ही वेक्टर हो तो उसका सम वही होता है जो स्केलर सम होता है. क्यों? क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में है. तो अगर ये सब की वेलोसिटी एक ही है, क्यों? क्योंकि पूरा एक सिस्टम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? v कॉमन निकला, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 पूरा मिला के टोटल m एंड v. दिस इज व्हाट? दिस इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम. अब देखिए, मोमेंटम ऑफ सिस्टम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं. और ये सब क्या है? m1 m2 m3, ये इसके मेंबर्स के मासेस हैं. ओके. नाउ एक सिस्टम मूव कर रहा है, उसके पास ये वाला मोमेंटम है. कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट द मेंबर्स हैव टू सेपरेट आउट. मेंबर्स उसके अलग अलग हो गए, और हो सकता है उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग हो गई. ये भी हो सकता है. कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसका वेलोसिटी भी चेंज हो गई. अब फिर से हमने हर मेंबर का मोमेंटम को काउंट किया. अब क्या हुआ? पहले मेंबर की वेलोसिटी v1 हो गई, तो इसका मोमेंटम m1 v1 हो गया. दूसरे की वेलोसिटी बदल के m2 की वेलोसिटी v2 हो गई, तो इसका मोमेंटम m2 v2 हो गया. इसकी वेलोसिटी 3 हो गई, तो इसका मोमेंटम m3 v3 हो गया. अब ये जो प्रोसेस हुई जिसमें ये तीनों अलग हुए, इस प्रोसेस में बाहर से कोई नहीं आया. बाहर से कोई नहीं आया. ये प्रोसेस इसकी इंटरनल प्रोसेस थी. इंटरनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रोसेस कब हुई है. दिस प्रोसेस इज टाइप इंटरनल. इंटरनल प्रोसेस क्या होती है? वेरी सिंपल. मैंने एक गन ली, उस गन के अंदर एक बुलेट है. नाउ दिस गन एंड दिस बुलेट बोथ आर एट रेस्ट. दोनों की वेलोसिटी क्या है? 0. अब ट्रिगर को दबाया. ट्रिगर को दबाने से इसके अंदर इंटरनल जो इसमें बारूद है वो फूटा. ओके. गन फायर. इसके अंदर जो पाउडर है उसमें रिएक्शन हुई, वो फूटा, और उसके कारण बुलेट ऐसे आगे चली गई गन से निकल के, और गन थोड़ा सा पीछे आ गई. बुलेट के पास भी एक वेलोसिटी आ गई, गन के पास भी एक वेलोसिटी आ गई. लेकिन क्या बाहर से किसी ने बुलेट को खींचा? क्या बाहर से किसी ने गन को पीछे पुश किया? नो. उसके अंदर ही जो गन पाउडर ब्लास्ट हुआ, उसके कारण ये दोनों हुए. ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी? इंटरनल. फिर से देखिए, कार खड़ी है. कार के अंदर कुछ ऐसा हुआ, सपोज कि ब्लास्ट तो नहीं कहना चाहिए. इट इज समथिंग लाइक दिस कि कार को छोड़ के एक वो बोट का एग्जांपल लेते हैं. बोट के ऊपर एक आदमी है और उसको किनारे पे उतरना है. तो उसने क्या किया? बोट को
पैर से पीछे धक्का दिया और सामने कूद गया, फोर्स के कारण मोशन में आ गया। लेकिन क्या बाहर से किसी दूसरे आदमी ने इसको खींचा? नो। हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बोट से एक आदमी और बोट दोनों एट रेस्ट है। फिर हम क्या देखते हैं? एक इंटरनल प्रोसेस हुई, ये आदमी इधर मोशन में आ गया और बोट ऐसे जा रही है। ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंटरनल। क्यों? बाहर से किसी ने बोट को पुश नहीं किया, बाहर से किसी ने उस आदमी को पुश नहीं किया। ये इस तरह की जो प्रोसेस होती है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, उसमें इंटरनल प्रोसेस कहेंगे, या हम ये कहेंगे उसमें इंटरनल फोर्स लगा। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स को बताने के लिए अंदर में फोर्स लगा या नहीं लगा, इसको हम प्रूफ नहीं करना चाहते। हाँ, एक चीज गारंटी कर देना चाहते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो जब इस तरह की प्रोसेस होगी उस समय क्या होगा, वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। इंटरनल फोर्स आप समझ गए, इंटरनल प्रोसेस आप समझ गए। इसमें क्या होगा? उसके कारण किसी की वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी, किसी की वेलोसिटी स्लो हो जाएगी, किसी की वेलोसिटी जीरो रहेगी, किसी की डायरेक्शन बदल जाएगी। ऐसा अलग अलग पार्टिकल पर अलग अलग इफेक्ट होगा। प्रोसेस होने के बाद सबकी वेलोसिटी हमने ली और फिर सबका इंडिविजुअल मोमेंटम निकाला, m1 v1, m2 v2, m3 v3, और अब हमने इस सब को ऐड किया। अब हम क्या देखते हैं? v से v1 डिफरेंट है, v2 डिफरेंट है, v3 डिफरेंट है, सब अलग अलग हो गए। लेकिन जब हम इस सब का टोटल करते हैं तो टोटल करके हम क्या देखते हैं? यही टोटल फिर से आ गया, mv सेम, कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये बार बार करके देखा, अलग अलग चीजों पे करके देखा, हर बार हमको इफेक्ट वही मिलता है, दैट सम ऑफ ऑल द मोमेंटम ऑफ द मेंबर्स। तो ये किसके मेंबर हैं? ये एक सिस्टम के मेंबर है। इसका ये मतलब है कि सिस्टम के अंदर कुछ भी होता रहे, उसका नेट मोमेंटम चेंज नहीं होता। किसी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, किसी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, गन हमने चलाई, किसी की वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी और किसी की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। चेंजेस होंगे, सब चेंजेस होंगे, लेकिन जब हम टोटल करेंगे इट विल रिमेन सेम। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, नॉट ऑफ ए पार्टिकल। याद रखिए, नाव का जब एक आदमी बोट से जंप करता है तो पहले बोट का मोमेंटम जीरो था, बाद में बोट ऐसा पीछे चलने लगी तो आप ये नहीं पूछेंगे कि इसका मोमेंटम कहां कंजर्व हुआ, मोमेंटम तो बदल गया, बिल्कुल बदल गया। तो किसने कह दिया कि मोमेंटम एक पार्टिकल का कंजर्व होता है? नो, मोमेंटम किसका कंजर्व होता है? सिस्टम का। तो आपको हमेशा देखना है और पहचानना है कि उस सिस्टम के मेंबर पहले कौन कौन थे जिस पर उस इंसिडेंट का इफेक्ट हुआ। जंप करना एक इंसिडेंट है, गन के अंदर बारूद का फूंकना एक इंसिडेंट है। इसी तरह से एक बैलून हमने लिया और बैलून को ऐसा पंक्चर किया, वहां से तेजी से हवा निकलती है और बैलून इधर भाग जाता है, छोड़ दिया हमने, देखा बैलून उड़ रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले एट रेस्ट था, अचानक इसके पास मोमेंटम कहां से आ गया? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं हुआ है। पहले बैलून था, बैलून के अंदर एयर के पार्टिकल थे, एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, अंडर प्रेशर। जैसे ही हमने यहां से पंक्चर किया, एयर पार्टिकल को इधर +10 वेलोसिटी मिली, वो इधर भागे प्रेशर के कारण। अब इसके पास +10 मोमेंटम इधर आया तो बाकी बैलून ने -10 मोमेंटम इधर क्रिएट कर लिया। टोटल देखिए, +10 -10 0। इस तरह से हवा तो हमको दिखी नहीं, बैलून हमको दिखा, लेकिन
मोमेंटम को देखिए, +10 -10 कंजर्व हो गया. So this way momentum is conserved. So conservation of momentum is a very important rule of our nature. Conservation of momentum. This is the most important rule. और इसको किस तरह से हम in words लिखेंगे? The system, the momentum of a system always remain conserved unless external force is applied on it. देखिए, no external force, ये तो हमारी पहली शर्त थी. क्यों? क्योंकि अगर हम external force लगाएंगे तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. ओके, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स लगाने से मोमेंटम में चेंज होगा. एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा. वेरी सिंपल. तो इस चीज को हमको समझना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Yes. If no external force is applied, the momentum will be conserved. और अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मोमेंटम चेंज हो जाएगा. तो फिर से देखिए, मोमेंटम का चेंज किससे रिलेटेड हो गया? एक्सटर्नल फोर्स से. और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व. ये दोनों चीजों को हम फिजिक्स में यूज करते हैं. किसके कैसे? There is certain internal force because of which the velocity of the different members change. Then which rule we can apply? Conservation of momentum, that is m1 v1 m2 v2 m3 v3 is equal to this. This is before process, this is after process, and they are equal. Before process, after process. ये कब तक है? No external force, only internal process. और अगर external force लगा, if there is a external force, there is change of momentum. और इसी से ही हमने second law बनाया है, if there is a change in momentum, there will be force. And that second law, how external force is related to change in momentum, that we will study in the next lecture in the second law. एक छोटी सी चीज इसमें और समझ लीजिए, मोमेंटम में वेलोसिटी जब हम मेंशन करते हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसलिए जब मोमेंटम का सम करते हैं, ये वाला सम, तो ये कौन सा सम है? तो आंसर है ये वेक्टर सम, नॉट स्केलर सम. तो अगर किसी स्ट्राइकर से हमने एक गोटी को हिट किया कैरम बोर्ड में, ये यहां से हमारा स्ट्राइकर ऐसे जाता है और जाकर इसको ऐसे हिट करता है. हिट करके ये गोटी इधर चली गई और स्ट्राइकर खुद इधर चला गया. यहां पर इसने हिट किया है. तो देखिए, पहले यहां पर स्ट्राइकर था, उसके पास वेलोसिटी थी v1, जाकर इसने इसको हिट किया, ये इधर चला गया. गोटी के पास वेलोसिटी v2, लेकिन डायरेक्शन ये वाली, मास m. ये जो स्ट्राइकर है खुद इधर चला गया, m मास वाला, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v3. तो यहां पर शुरू में स्ट्राइकर और गोटी दोनों को मिलाकर कितना मोमेंटम था? mv1 प्लस m0, क्योंकि गोटी की वेलोसिटी 0 थी. ये क्या था? मोमेंटम बिफोर. व्हाट इज मोमेंटम आफ्टर? आफ्टर स्ट्राइक m v3 प्लस mv2. ये लेकिन
जब हम इन दोनों का सम करेंगे, इट इज नॉट एन इजी सम, हमको इन दोनों का सम करने के लिए यहां पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा और इस पैरेललोग्राम में ये रिजल्टेंट आएगा एंड वी विल फाइंड दैट दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिस वन। तो याद रखिए, मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन सम ऑफ मोमेंटम शुड बी ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम बिफोर the collision or before the process is equal to x direction के momentum after the collision। फिर से y direction के सारे momentum उसका sum किया before the happening, before the incident or after the incident, the sum of all momentum in y direction, they will be equal। तो डायरेक्शन को इक्वेट करना जरूरी है। Now, when we will go for numericals of these, that will make very interesting numericals. We will see in this aspect that momentum has to be conserved, but in one line, because we have to take, it is a vector quantity and we have to take some of the vector quantities. Thank you.